गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ ज़्यादा देर ना करके, क्योंकि वीडियो फिर से लंबा हो जाएगा। चलिए ठीक है। देर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म around us. We can see most of living organisms with the naked eye. However, there are a large number of other organisms which are so small that it is not possible to see them with the naked eye. They can be observed only with the help of micro or microscope. The living organisms which cannot be seen with the naked eye and can only be observed through a microscope are called माइक्रोऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। इसका मतलब ये हुआ, सीधा सीधी से हम बात करते हैं, इसका मतलब ये हुआ जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक है नेक्ड आई से देख सकते हैं, एक है नेक्ड आई से हम लोग देख नहीं सकते हैं। जो नेक्ड आई से देख सकते हैं वो बड़ा बड़ा ऑर्गेनिज्म है, जो नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं वो छोटा छोटा है, जिसको हम लोग माइक्रो भी बोलते हैं। माइक्रो मतलब छोटा होता है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है माइक्रो। माइक्रो मीन्स छोटा ऑर्गेनिज्म। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैनॉट बी सी, दैट इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका यूनिसेलुलर भी हो सकता है और आपका मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। यूनिसेलुलर कहने का मतलब एक सेल का हो सकता है। एक सेल बोले तो जिसमें जैसे हम लोग के अंदर शरीर में हार्ट का अलग सा ऑर्गन्स है, स्टमक अलग सा ऑर्गन्स है, लिवर अलग सा ऑर्गन्स है, और बहुत सारा ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है। तो वो आपका नेक्ड सिंगल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, यूनिसेलुलर में प्रेजेंट नहीं होता है। जो भी काम करना होता है वो एक ही सेल से करता है। एक ही सेल से सांस लेता है, एक ही सेल से एक्सक्रीशन करता है, एक ही सेल से आपका इजेशन करता है, एक ही सेल से आपका बॉडी ग्रोथ होता है। बस सिंगल सेल होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं। मल्टी सेलुलर कहने का मतलब जो अलग अलग ढेर सारे ऑर्गेनिज्म से, ढेर सारे सेल से बने हो, ठीक है। हमारा सेल जो है, हमारा बॉडी जो है, हमारा सेल का ऑर्गन्स जो है वो ढेर सारे सेल से बन करके एक ऑर्गन्स बनता है, और ढेर सारे ऑर्गन्स बन के हमारा बॉडी बनता है। लेकिन ये जो आपका नेक्ड आइज़ वाला जो ऑर्गेनिज्म है, जो उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। चलिए ठीक है। द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाज डच साइंटिस्ट। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा कौन। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले कौन देखा? एक साइंटिस्ट थे जो कहाँ के थे? डच, पुर्तगाल, ठीक है। और उसका नाम था एंटोनी वैन लियोन हॉक। क्या नाम था? एंटोनी वैन लियोन हॉक। उसने देखा, ठीक है। चलिए, इन 1674 मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जिसमें पहले से था। इन्वेंशन अलग चीज़ हो गया, और आपका और एक और वर्ड्स हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब प्रेजेंट था पहले से, लेकिन इन्होंने सबसे पहले खोजा, मतलब देखा, संज्ञान में लिया। ही ऑब्जर्व लिविंग सेल्स फॉर अ फर्स्ट टाइम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। किसके थ्रू से? माइक्रोस्कोप के थ्रू से, ठीक है। किसके थ्रू से? माइक्रोस्कोप के थ्रू से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। अब यहाँ पे आपको पता ही होगा कि जो साइंस है
आप अभी पढ़ रहे हैं सबको मिला करके, आप एग्रीकल्चर भी उसी में पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री भी उसी में पढ़ रहे हैं, आप बायोलॉजी भी उसी में पढ़ रहे हैं, आप फिजिक्स भी उसी में पढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये हायर स्टडी आते आता है, सब सब्जेक्ट का स्पेशल स्पेशल एक बुक्स हो जाती है, सब सब्जेक्ट का स्पेशल एक क्लास हो जाती है, और एक स्पेशल उसका मतलब एक वे हो जाता है, लर्निंग ऑफ वे हो जाता है, ठीक है। मतलब एक तरीका अलग सा हो जाता है उस चीज़ को, पार्टिकुलर उस चीज़ को देखने के लिए। जैसे मान के चलिए अब हार्ट का है, अब डॉक्टर की भी बात करें तो हार्ट का अलग हो गया, किडनी का अलग हो गया, डेंटिस्ट अलग हो गए, हेड का अलग हो गए, ब्रेन का अलग हो गए, बोन्स का अलग हो गए, टिथ का अलग हो गए। तो ये आपका सब अलग अलग एक स्पेशल चीज़ का है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बात आई कि माइक्रोबायोलॉजी में जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया जाता था, उसके बारे में फाइंड किया जाता था कि है क्या, इसके बारे में डिटेल स्टडी की जाती थी। तो उस स्टडी ग्रुप को, उस साइंस को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और जो उस साइंस को पढ़ते थे उसे क्या कहते थे हम लोग? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। क्या बोलते थे? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। अब यहाँ पे बात आती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता कहाँ पे है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं भी रह सकता है, कहीं भी आपका अर्थ पे भी रह सकता है, और आपका स्पेस में हो सकता है, ये नहीं पता हमको, लेकिन स्पेस में अगर जगह है कहीं पे, अगर उसको अगर उस तरह का इन्वायरमेंट मिल रहा है तो हो भी सकता है। मतलब जहाँ जहाँ इनके कंडीशन होगी रहने के, खाने के, मतलब जहाँ पे फेवरेबल कंडीशन होगा वहाँ पे भी पाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, सम लिव अलोन वाइल अदर ग्रो इन ए ग्रुप कॉल्ड कॉलोनीज। अब यहाँ पे कुछ कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अकेले भी रहते हैं, और कुछ कुछ ग्रुप में रहते हैं, जो उसके ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलोनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलोनी। क्या बोलते हैं? कॉलोनी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलोनी। ओके, they are found in everywhere kind of environment, every kind of environment. They are found in air, soil, or in water bodies like sea, lakes and ponds. They are also found in dead and decaying organisms. आपको dead और decaying समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। And even inside our bodies, हमारे बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। They can exist in extreme condition of temperature like droughts, in hot water spring, in desert, polar region and marshland. They survive in extreme environmental condition by forming a hard outer covering called सिस्ट। अब यहाँ पे बात आती है, जैसे मान के चलिए कि कोई ऐसा जगह पे रह रहा है जहाँ पे उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रहा है, तो वो अपने आप को एक तरह का आउटर कवरिंग से कवर कर लेता है, जिसको हम लोग सिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सिस्ट बोलते हैं। आउटर कवरिंग से कवर कर लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, अगर आप लोग के पास माइक्रोस्कोप रहेगा तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। अब बात आती है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैटेगराइज किया गया। क्या किया गया? कैटेगराइज किया गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको कैटेगराइ किया गया आपका कितने ग्रुप में? 5 ग्रुप में। जैसे आपका दिया हुआ है बैक्टीरिया हो गया, हम बड़ा बड़ा नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका एल्गी हो गया, उसके बाद आपका फंगी हो गया, उसके बाद आपका प्रोटोजोआ हो गया, ये फंगी है। उसके बाद आपका प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है। तो ये आपका 5 प्रकार का है जो यहाँ पे दिया हुआ है, टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आप देख लीजिए बैक्टीरिया है,
बैक्टीरिया है, उसके बाद वायरस है, उसके बाद एल्गी है, उसका फंगी है, उसके बाद प्रोटोजोआ है, ठीक है। और सबका सिंगुलर दिया हुआ ये आप भी देख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो दिया हुआ वो प्लूरल में दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने कैटेगराइज में बांटा गया है? पहला बैक्टीरिया हो गया, पहला क्या हो गया? बैक्टीरिया हो गया। दूसरा क्या हो गया? वायरस हो गया। तीसरा क्या हो गया? एल्गी हो गया। चौथा क्या हो गया? फंगी हो गया। और पांचवा क्या हो गया? प्रोटोजोआ हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता चल गया कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम लोग सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये सबसे पहले फाउंड किया गया था, सबसे पहले देखे थे आपका 1674 में देखे थे, जो आपका डच साइंटिस्ट थे एंटोनी वैन लियोनहॉक, ठीक है। ये सबसे पहले फाइंड किए थे अपने माइक्रोस्कोप में, ठीक है। और इसके बाद इसको मेजर कैटेगराइज में बांटा गया है, और इसके जो पढ़ने वाले जो सब्जेक्ट है, साइंस सब ब्रांच है, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद इसको जो जो इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जो साइंटिस्ट जो इससे रिलेट करते हैं, इसको माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तब हम लोग बैक्टीरिया के बारे में कुछ अध्ययन कर लेते हैं, बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल एंड सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बैक्टीरिया जो है बहुत ही स्मॉल और बहुत ही सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। और दे कैन वेरी इन साइज फ्रॉम 0.2 टू 100 माइक्रोन। 1 माइक्रोन इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी साइज इतनी होती है, ठीक है। यहाँ पे तो बताने वाली बात नहीं है, ये ऑथेंटिक चीज़ है, आप लोग ध्यान में याद करते जाइएगा। दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेन्स फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरिया आर फाउंड इन 4 डिफरेंट सेल्स। अब यहाँ पे बैक्टीरिया को भी कैटेगराइज किया गया, जैसे बैक्टीरिया को कैटेगराइज किया गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं बैक्टीरिया, इसको कैटेगराइज किया गया। सबसे पहले कैटेगराइज किया गया इसके शेप के अनुसार से, मतलब इसको क्लासिफिकेशन हुआ, बांटा गया शेप के आधार पे। उसके बाद उसको ऑक्सीजन डिमांड से, कैसे? ऑक्सीजन डिमांड से। उसके बाद आपका न्यूट्रिशन से, कि न्यूट्रिशन लेने का तरीका क्या है, ठीक है। शेप के आधार पे डिवाइड किया गया, तो यहाँ पे 4 को पाया गया, ठीक है। बैलिसीलिया पाया गया। उसके बाद आपका कॉकी पाया गया। उसके बाद आपका विब्रो पाया गया, ठीक है। और उसके बाद आपका स्पिरिलिया पाया गया, ठीक है। ऑक्सीजन डिमांड के आधार से एरोबिक पाया गया, और आपका एनएरोबिक पाया गया, ठीक है। न्यूट्रिशन के आधार पे न्यूट्रिशन 2 ही मोड होता है, एक ऑटोट्रॉपिक होता है, एक आपका हेटरोट्रॉपिक होता है। तो यहाँ पे ये इस तरह का कैटेगराइज किया गया, तो सबको हम एक एक बार पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके हम लोग देखते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले शेप के आधार पे बैलिसीलिया हो गया, जो किस तरह का होता है? रॉड शेप बैक्टीरिया होता है, और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। कॉकी हो गया। उसके बाद ये स्पेरिकल बैक्टीरिया होता है, ठीक है, गोल तरह की होता है, इसका एक भी एग्जाम्पल दिया गया। विब्रियो हो गया, इसका कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। कॉमा कहने का मतलब इस तरह का शेप का होता है, कॉमा देते हैं ना हम लोग, इस तरह का, ठीक है। तो उस तरह का शेप का होता है ना। उसके बाद आपका स्पिरिलिया हो गया, स्पायरल। स्पायरल मतलब घुमंट, गोल गोल घुमा हुआ इस तरह का, ठीक है, उस तरह का होता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आपको लास्ट में फ़ोटो दिखा देंगे उसका, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए वेब्रिलो में हम बोले ना कॉमा की तरह होता है, देखिए इस तरह से होता है ना, छोटा छोटा देख रहे हैं, छोटा सा लग रहा है, ऐसे करके कॉमा दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, बैक्टीरिया विच नीड ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ आर कॉल्ड एरोबिक बैक्टीरिया, आपको बता चुके हैं। द बैक्टीरिया विच सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन कॉल्ड एन एरोबिक बैक्टीरिया, ओके। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया में बी ऑटोट्रॉपिक्स और हेटरोट्रॉपिक्स, ये तो आपको पहले बता चुके हैं। हेटरोट्रॉपिक्स में 2 मोड होता है, एक सैप्रोफाइटिक होता है और पैरासाइटिक होता है। बैक्टीरिया जनरली रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन। अब यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन कहने का मतलब हुआ
कि वो अपने स्तर पे, जैसे बाइनरी फ्यूजन कहने का मतलब हुआ कि जैसे ग्रो किया, ग्रो करने के बाद इस तरह से बना, इस तरह से बना। अब यहाँ से वो बाइनरी फ्यूजन कर रहा है, फिर यहाँ से बाइनरी फ्यूजन कर रहा है, फिर जहाँ जहाँ टूटेगा हो सकता है टूट करके गिर जाए, फिर यहाँ से करेगा, यहाँ से करेगा। मतलब बाइनरी फ्यूजन करने का मतलब वो स्टीम की तरह बढ़ते चला जाएगा, ट्री की तरह, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं वायरस। वायरस, द वर्ड वायरस मीन्स पॉइजनस। अब वायरस का वर्ड, वायरस का मतलब ही होता है पॉइजनस, ठीक है। और इसका हिंदी होता है विषाणु। जो हम लोग आजकल देख रहे हैं, एक कोविड-19 वायरस जो होता है, आपका कोरोना वायरस जो होता है, वो देख रहे हैं, ठीक है। वायरस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म साइज फ्रॉम 20 to 300। हाँ, उसका जो साइज होता है आपका 20 से लेकर 300 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है। दे कैन ओनली बी स्टडीड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये जो स्टडी किया जाता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर ही किया जाता है। दे आर असेल्युलर, दैट मीन्स दे डू नॉट हैव एनी ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ सेल। मतलब कि वो सेल सेलुलर होता है लेकिन उसके अंदर कोई सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होता है। जब तक वो बाहर रहता है, लिविंग थिंग के बाहर, लिविंग थिंग से बाहर रहता है, तो वो क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग होता है। जैसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में इंटर करता है तो वो क्या बनता है, आपका लिविंग थिंग हो जाता है, प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे वो उसका जो आपका संरचना होती है, यहाँ जो आपके उस तरह का वो संरचना होती है, जिस जो भी शेप में हो, ठीक है, वो ऊपर से एक प्रोटीन कोट का लेयर बना के रखती है, ठीक है। बस और कुछ नहीं। अब अंदर में उसका डीएनए होता है, जो भी आपका कैरेक्टर होता है उसके अंदर, ठीक है। तो इसी शेप में वो होता है, और ऊपर से क्या करता है, वो रैप्ड जो होता है प्रोटीन कोट के द्वारा वो कवर होता है, ठीक है। वायरस कैन नॉट ग्रो एंड रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन, ठीक है। वो अपने से रिप्रोड्यूस और ग्रो नहीं करेगा, उसको होस्ट चाहिए, मतलब दूसरा बॉडी चाहिए ग्रो और होस्ट रिप्रोड्यूस होने के लिए। This indicate that they are non-living thing. When they enter a living cell, they use the energy of the living cell to reproduce. ये आपको पता ही चल रहा होगा, ठीक है। After reproduction of many virus, the host cell dies and burst. अब जैसे ही मान के चलिए आपके अंदर वायरस गया, तो वो इतना ग्रो कर जाता है, इतना ग्रो कर जाता है, या तो होस्ट बॉडी जिसके अंदर वो गया है वो डेड कर जाए, वो मतलब वो ख़त्म हो जाए, सिंपल सी बात, ठीक है। The virus spread and invade the other cell. Virus are said to be connecting link between living thing and non-living thing. ठीक है, ये एक तरह का कनेक्टिंग लिंक है जो नॉन लिविंग और लिविंग थिंग में कनेक्ट होता है, ठीक है। क्योंकि वो बाहर में नॉन लिविंग रहता है, जैसे ही बॉडी के अंदर जाता है वो लिविंग थिंग हो जाता है, ठीक है। Some example of virus are वैक्सीना वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV वायरस एंड पोलियो वायरस, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ फ़ोटो दिया गया है, ठीक है। तो पहले अब ये तो जानेंगे कि पहले जो आपका ये जो वायरस का स्टडी होता है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो स्टडी होता है, वो आपका माइक्रोबायोलॉजी में होता था। लेकिन वायरस एक अलग तरह का ऑर्गेनिज्म है, इसका स्टडी आपको वायरोलॉजी नाम का ब्रांच में होता है, ठीक है। इसके स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसके स्टडी को हम लोग बोलते हैं वायरोलॉजी। क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी, ठीक है, वायरोलॉजी, ओके। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। और इसका जो शुरुआत हुआ, सबसे पहले खोज किए थे 1796 में एडवर्ड एडवर्ड जेनर एडवर्ड जेनर चेचक का विषाणु खोज किए थे। क्या का विषाणु खोज किए थे, चेचक का विषाणु खोज किए थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, एल्गी दिया हुआ है। एल्गी इज ए ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट्स। एल्गी इन अ लैटिन मीन्स सीविड्स। एल्गी एक तरह का प्लांट्स ही होता है, जिसको जो वो पानी में ही रहता है। एल्गी आप लोग देखे होंगे, दीमक जिसको बोलते हैं, देखते हैं ना, ग्रीन ग्रीन कलर का, तालाब वगैरह में भी ग्रो करता है।
They vary in size, shape, and habit. Some are unicellular and macroscopic, while other are multicellular and can be few meters long. मतलब कोई कोई यूनिसेलुलर भी होता है, कोई कोई मल्टी सेलुलर भी होता है। ये तो आपको पता ही चल गया कि यूनिसेलुलर किसे कहते हैं और मल्टी सेलुलर किसे बोलते हैं। दे हैव नो स्टेम, रूट्स एंड लीव्स लाइक अदर प्लांट्स, बट दे हैव क्लोरोफिल। Roots like other plants, but they have chlorophyll and they can make their food through photosynthesis. सम एग्जाम्पल्स, ये इसके पास ना स्टीम होती है, ना रूट्स होती है, ना लीव्स होती है, बट ये इसके पास क्लोरोफिल होता है, जिससे क्या करता है वो आपका फोटोसिंथेसिस से भोजन बना लेता है। आप पढ़े होंगे लिचेंस, आपका एल्गी और आपका फंगी, एल्गी और फंगी का कम्बिनेशन को लिचेंस बोलते हैं, जो एक दूसरे को हेल्प करता है। तो आप उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फंगी। फंगी इज ए ग्रुप ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट लैक क्लोरोफिल। फंगी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। ठीक है, और ये इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये मल्टी सेलुलर भी हो सकता है और आपका यूनिसेलुलर भी हो सकता है। मोस्ट फंगी आर दे जनरली ग्रो इन डार्क, वार्म एंड मोस्ट कंडीशन। ये जनरली कहाँ ग्रो करता है? जहाँ पे मोस्ट कंडीशन होता है, जहाँ पे अंधेरा टाइप का होता है। ठीक है, वहाँ ये ग्रो करता है। ठीक है, अब मोस्ट फंगी आर सैप्रोफैट्स, मतलब ये सैप्रोफैट्स होता है जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स के बॉडी से पे ग्रो करके वहाँ उसको वहाँ से फूड लेता है। ठीक है, वाइल सम आर पैरासाइट्स। पैरासाइट कहने का मतलब जो दूसरे के बॉडी में रह करके होस्ट से फूड वो ऑब्जर्व करता हो। फंगी आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ये आप बता ही दिए हैं। ठीक है, सब एग्जाम्पल दिया गया है, देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मीन्स द फर्स्ट एनिमल। प्रोटो मीन्स होता है फर्स्ट एनिमल। ठीक है, उसके बाद प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर इंक्लूड इन ए सेपरेट किंगडम प्रोटिस्टा। ये आपको बस याद रखना है कि ये किंगडम कौन सा किंगडम में है, प्रोटिस्टा में है। आपको डिटेल क्लास 9 या क्लास 10th में पढ़ाया जाएगा, इसके लिए आप कोई टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अगर अभी हम बताएंगे तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये प्लांट किंगडम अलग होता है। किंगडम मतलब जगत, तो उसका जो ग्रुप बांटा होता है कि इस प्लांट को हम लोग इस ग्रुप में रखेंगे, इस प्लांट्स को हम लोग उस ग्रुप में रखेंगे, मतलब ग्रुप बना हुआ उसका, उसी के अनुसार उसे सबको उसमें उसके अंडर रखा गया है। ठीक है, दे आर फाउंड इन द पोन्ड लाइक रिवर, सी एंड डैम्प सोयल। प्रोटोजोआ आर आइदर सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। ठीक है, यूग्लिना इज एन एक्सेप्शन। यूग्लिना ना तो सैप्रोफाइटिक है ना तो पैरासाइटिक है। इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। यूग्लेना एक ऐसा ही प्रोटोजोआ है जिसके अंदर आपका क्लोरोफिल पाया जाता है और वो क्लोरोफिल के द्वारा फोटोसिंथेसिस से फूड बनाता है। ठीक है, सम एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ आर अमीबा, पैरासियम, यूग्लिना, ट्रैपोनोस्मा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ यूज़फुल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मेकिंग फूड आइटम्स। अब तो आपको पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये हम लोग का ऑर्गेनिज्म कितना प्रकार के बटा हुआ है, कौन कौन बटा हुआ है, कब किसका किसका क्या नाम है, ये आप याद कर लीजिएगा। नो, क्योंकि इसमें याद करना बहुत ज़्यादा है, समझाना बहुत कम चीज़ है। ठीक है, बैक्टीरिया हेल्प अस इन मेकिंग सर्टेन फूड आइटम्स लाइक कर्ड, चीज एंड ब्रेड एंड आपका पेस्ट्रीज। ठीक है, आपका जो बैक्टीरिया होता है वो हेल्प करता है फूड बनाने में, फूड बनाने में मदद करती है, ताकि मतलब ये एक तरह का हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। अब यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया यूज करता है? यहाँ पे लैक्टोबैसिलस। ठीक है, यहाँ पे ये नाम याद रखिएगा बस, और कुछ नहीं। ठीक है, एक और लाइन दिया हुआ है, कर्ड इज फॉर्म्ड व्हेन अ प्रोटीन casein present in a milk clumps together to form solidified mass. Casein coagulation take place only when the milk is acidic. A spoonful of curd contains the bacteria lactobacillus which promote the formation of curd from milk. ठीक है, यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ
यहाँ पे एक तरह का प्रोटीन पाया जाता है मिल्क में, जिसको हम लोग कैसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कैसिन बोलते हैं, ठीक है। और इसी कारण क्या होता है कि कर्ड जम पाता है, सॉलिडिफिकेशन सॉलिडिफाइड बनता है, कठिल बनता है, ठीक है। और ये अगर ये कैसिन कॉन्गुलेशन टेक प्लेस ओनली व्हेन द मिल्क इज एसिडिक। अब ये जब तक एसिडिक नहीं होगा जब तक ये बनेगा नहीं, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलिया विच प्रोमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड मिल्क। अब यहाँ पे लैक्टोबैसिलिया जो आपका है वो क्या करता है? कर्ड को बनाने में मदद करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मिल्क प्लस, अगर ये देख लीजिएगा आप, ठीक है। चीज़ एंड पनीर आर ऑल्सो मेड बाई एक्शन ऑफ बैक्टीरिया लैक्टोलिस एंड स्ट्रेप्टोकस ऑन मिल्क, ओके। चीज़ एंड पनीर, चीज़ किससे बनता है आपका? लैक्टोलिसिस से। और पनीर किससे बनता है? स्ट्रेप्टोकोकस से बनता है, ठीक है। अब देख लीजिएगा, ये इतना ही था, इसमें बहुत सारा चीज़ समझाने वाली बात नहीं था, बस आपको ये देखना है, इसमें कुछ कुछ याद करने वाला बहुत सारा पॉइंट्स है, इसको आप याद कर लीजिएगा। बैक्टीरिया का साइज हो गया, उसका ग्रुप हो गया, कौन कौन सा ग्रुप को किस तरह का शेप पाया जाता है, एनोबिक किसे कहते हैं, एटोट्रॉपिक किसे कहते हैं, एरोबिक किसे कहते हैं, ये सब आपको यहाँ पे याद करने वाली बात है, ठीक है। चलिए तो ठीक है, थैंक्स।